दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीटीपी के शेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपका 20 अगस्त 2023 को हुआ था। इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो आगामी एग्ज़ाम है 21 जनवरी को, यहीं से क्वेश्चन आपका मिलेंगे। तो जो भी साथी चैनल को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो अपना डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हों, जिससे कि उनके नंबरों में इजाफा हो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो सूचना आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक बताई है जो आपको बेहद ही बेनिफिट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज शेष 15 क्वेश्चन को हम देखेंगे बारी बारी से। ये प्रश्न संख्या 16। तो इस अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? जो आपका शिक्षण शास्त्र में भी है, कभी कभी पूछता है, और ये CDP में भी पूछता है। तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो पहला आपका ऑप्शन है बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर। तो इसमें क्या है कि जो आपका नियंत्रण है, मैंने आपको पहले ही 2 वीडियो में इससे संबंधित मैंने अपलोड किया है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इसमें बताया है कि मैंने कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड है और कौन सा आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ पर नियंत्रण क्या है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। सेकेंड आपका है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तो आपका पुनर्बलन भी क्या है, नेगेटिव है। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो चलिए हम इसको देखते हैं। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना। तो अधिगम को हमको क्या करना है, उत्पाद के रूप में नहीं देखना है। इस वजह से ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका राइट आंसर तीसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 17। बच्चों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी तरीका है? पहला आपका है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो आपका ये हतोत्साहित जो है, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। आपको घोषणा भी ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। सेकेंड आपका है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तो आपका कठिन समस्या भी नेगेटिव टैग वर्ड है। आपका तीसरा है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। उनको आपको समस्याओं का समाधान तैयार करने के लिए नहीं करना है। आपका जो चौथा ऑप्शन है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। तो आपका अवसर क्या है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इस हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ये आपका तो ठीक है, क्योंकि जो शिक्षक होता है उसको सार्थक, जो वहाँ का कक्षा होता है उसको सार्थक कक्षा बनाना चाहिए, उसका वातावरण बनाए। जैसे आपके जो कक्षा है उसके दीवारों पर प्रिंट में दिया है, जैसे आपका कोई पक्षियों का चित्र बनाना चाहिए। आपका जो अल्फ़ाबेट होता है
उसका भी चित्र बनाना चाहिए। तो एक भरपूर आपका वातावरण होना चाहिए। ये तो बात आपका सही है। कारण क्या है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, ये भी आपका सही है। तो आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और इसका ये व्याख्या भी करता है। तो इसके अनुसार आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो पहला आपका है संगठन, दूसरा है आपका वर्गीकरण, तीसरा है वैचारिकता, चौथा आपका है गैर प्रासंगिकरण। तो आपका क्या बोल रहा है कि आपका योगदान नहीं देती है अधिगम प्रक्रिया में। अधिगम प्रक्रिया में क्या योगदान नहीं देती है? तो संगठन आपका तो देता ही है, वर्गीकरण भी देता है, वैचारिकता भी देती है, गैर प्रासंगिकरण नहीं होगा। क्योंकि आप जब जो शिक्षक होता है जब बालक को पढ़ाता है तो वो बालक के अनुसार ये उसका मतलब क्या करना है, उदाहरण देना चाहिए, उसको गैर उदाहरण नहीं देना चाहिए। इस हिसाब से आपका ऑप्शन 4 राइट होगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन में ये दिया है कि अपने सोच पर विचार यानी अधिसंज्ञान, इसमें अधिसंज्ञान पूछा है। तो आपका पहला ऑप्शन है वाक्यों में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? तो आप बता ही सकते हैं कि वाक्यों में क्रिया के बीच ये संबंध है और संज्ञा के बीच ये संबंध है। क्रिया की परिभाषा भी बता सकते हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? तो आप बता ही सकते हैं कि हम ऐसे बदल सकते हैं। आपका जो ऑप्शन 4 है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं का उपयोग की ओर आपकी समझ कैसे बदली? तो आपकी समझ कैसे बदली, तो इस क्वेश्चन में ये है कि आपकी समझ कैसे बदली। तो आप सोचें कि हाँ मेरी समझ ऐसे बदली, तो इस पर आप अपनी सोच को दिखा रहे हैं, सोच पर क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो इस ऑप्शन से आपका चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? इसमें एक आंतरिक आरोपण से एक बाह्य आरोपण से भी एक सवाल पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो ऑप्शन ए, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकती है। तो ये आपका तो बाय हो गया। सेकंड आपका है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये आपका सही है, लेकिन सीटेट में ये होता है कि जब तक आप चार ऑप्शनों को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका आंसर नहीं निकल सकता है। तीसरा आपका है शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ये भी क्या है, बाह्य कारण है। और चौथा आपका है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहा था। तो ये भी क्या हो गया, बाहरी हो गया। तो आंतरिक में क्या होता है कि जब आप अपनी कमियों को खोजते हैं कि मैंने कहाँ कमियां की, जिस कमियों से मेरा रिजल्ट नहीं बना, वो क्या होता है आपका आंतरिक होता है, आंतरिक प्रेरण होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें अभिकथन और कारण भी दिया है। तो निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए तथा उनका सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियां लड़कियों गुड़िया खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़कों को कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण क्या है, बच्चों के किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर
एक लड़के या एक लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये तो आपका रूढ़िबद्ध धारणा हो गई, तो इसमें से आपका कोई सही नहीं होगा। तो ये इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन एक सही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया प्रश्न संख्या 23। ले वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार, जैसे आप छात्र को आप टॉफ़ी दे रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो मूर्त हो, प्रत्यक्ष हो, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सहकर्मी सहयोग, ये बात पॉजिटिव लग रही है। सामाजिक अलगाव, ये तो आपको करना नहीं है, बच्चा ऐसे सीखेगा नहीं, इसके विपरीत वह रुष्ट हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम, नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि बालक अभी छोटा ही होता है, आप मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं दे सकते। मानकीकृत का क्या मतलब, स्टैंडर्ड, तो उसको अभी क्या करना होता है कि आप सरल पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं। तो जो बच्चा होता है वो क्या होता है, सहकर्मी सहयोग, क्योंकि वो एक दूसरे के सहयोग से ही सीखता है। तो आपको इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, ये अभी ले वाइगोस्की से पूछ दिया। तो ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, जिसे कहते हैं निज वाक, क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है। नहीं, काल्पनिक नहीं होता है, वो जो करता है वो वास्तविक होता है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, ये तो भाई जीन पियाजे जी ने कहा था। ठीक। विकासात्मक देरी का संकेत है, ये तो है नहीं। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, ये आपका सही होगा। क्योंकि जो ले वाइगोस्की होते हैं वो कहते हैं कि जो आपका आंतरिक वाक है, अर्थात जो आपका निज वाक है, वो आपकी सोच को नियंत्रित करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, वो मन में बोलते रहते हैं मुझे ये करना है। अभी छोटा बालक है, स्कूल से आया तो कहेगा कि हाँ मुझे अभी खाना खाना है, टीचर ने होमवर्क दिया है, होमवर्क देने के बाद मुझे मम्मी को दिखाना है, उसके बाद मुझे सोना है। तो ये जो आपका है वो खुद को सोच को नियंत्रित करता है कि मुझे क्या क्या करना है। अगला प्रश्न संख्या 25। तो इसमें दिया है आपका 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है आपका पारगमनात्मक तर्क, सेकेंड आपका जीववादी चिंतन, और थर्ड आपका केंद्रीयन, और चौथा है परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो इसमें आपका क्या होगा, सेकेंड वाला राइट होगा, क्योंकि जीन पियाजे जी कहे थे कि जो बालक होता है आपका जो 3 से और 7 वर्ष के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं, खिलौने की आयु। खिलौने की आयु, उस आयु में बच्चा क्या करता है कि छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेलता है और उसे क्या कहता है, जीवात के ही रूप में मांगता है, उसमें सोचता है कि ये जीव है। जैसे क्या होता है कि छोटी गुड़िया होती है जो लड़के खेलते हैं, उसको नहाना खिलाना सुलाना सब करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि गुड़िया क्या है, इसमें जीव है। चलते अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले बच्चों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए कल्पना को तथ्य से अलग करने की चेष्टा की क्षमता, सेकेंड आपका उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, थर्ड आपका बार बार दोहराव और
आवर्ती व्यवहार। फोर्थ आपका संवाद कौशल का उच्च स्तर। ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो स्वलीनता है, स्वलीनता बालक हुए होते हैं जो अपने आप में खुद गुम रहते हैं, विशेष उनका ध्यान तो रहता नहीं है। तो वो क्या करेगा कि बार बार, आपका जो थर्ड वाला है ये सही होगा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार करता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो इसमें दिया है ऑप्शन पहला आपका है तथ्यों को रटना। भैया तथ्यों को रटना एकदम बिल्कुल नहीं है, ये नई शिक्षा नीति इसे प्रतिबंधित करती। यंत्रवत याद कराना, यंत्रवत याद करने से पूर्वाभ्यास को उत्कृष्ट होना। आपको पूर्वाभ्यास भी नहीं कराना और यंत्रवत याद भी नहीं कराना है। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको जो जो बालक होते हैं उनके बीच क्या करना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी है। चौथा आपका है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ये सही है। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है कि आप कोई भी टॉपिक दे दिए तो उसके पॉजिटिव पहलू क्या है, निगेटिव पहलू क्या है, उनको देखते हुए एक निर्णय पे जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, समालोचनात्मक चिंतन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। तो बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, ये इसमें आपका ऑप्शन ए विशिष्ट, सॉरी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये आपका सही है। सामान्य से आप पहले छोटी छोटी जानकारियाँ दिखाइए, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी जानकारियों से उनको बस अवगत कराइए। सेकेंड है आपका अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती हैं, ये आपका क्या है, गलत है। क्योंकि चीज़ें पहले आप मूर्त दिखाइए, कोई चीज़ें जो प्रत्यक्ष है उनको आप दिखाइए, जैसे आम है, केला है, कुर्सी है, उसके बाद आप उसको अमूर्त दिखाइए। फिर तीसरा आपका है जटिल से सरल, नहीं ये तो एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरल से जटिल होता है, जटिल से सरल नहीं। ऑप्शन 4 आपका दिया है तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर, ये भी आपका गलत है, क्योंकि अनुभव जन्य से तर्क जन्य, क्योंकि जब आप अनुभव जब तक नहीं करेंगे तब तक आप क्या करेंगे, तर्क संगत भी नहीं करें। तो इस हिसाब से आपका प्रश्न संख्या 29 का ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है, जो 20 अगस्त 2023 में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की कौशल में विविधता, ऑप्शन ए है, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिरूप के रूप में देखना चाहिए। ये तो ठीक लग रहा है, क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड आपका है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका देख रहे उपेक्षा, ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। तीसरा आपका दिया है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवबोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये बाधा जो और अवबोध है ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसके हिसाब से ये भी नेगेटिव है। तो ये आपका सेकेंड और थर्ड फोर्थ क्या है, गलत हो गया। आपका पहला सही होगा।
तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग पिछली बार जो पेपर हुआ था 20 अगस्त 2023 को, उससे संबंधित हम अगली वीडियो में ईवीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये आपका सीडीपी का था, तो इसको आप कई बार देख लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका आगामी एग्ज़ाम है, जो सीटेट 21 जनवरी को होने वाला है, उससे संबंधित ऐसे ही पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, तो जो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होंगे। और ऐसे ही जानकारी के लिए कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।